नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वीर दुबे और आप सब लोगों को मालूम है कि हाल ही में हम लोगों ने एक और प्रोग्राम आप लोगों के इस बकेट में डाला हुआ है और ये प्रोग्राम है गवर्नमेंट स्कीम्स का। बहुत ही कह सकते हैं बच्चों के रिक्वायरमेंट्स आ रही थी या फिर उनके मैसेजेस थे जिसमें ये बताया जा रहा था कि भाई सर कुछ गवर्नमेंट स्कीम टाइप की चीज़ों को लेकर के आइए, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस टाइप की जो चीज़ें हैं उनको लेकर के आइए, क्योंकि इससे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे। पिछले साल 2022 में ही जो प्री का एग्जाम हुआ था यूपीएससी का, उसमें काफ़ी कुछ ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड और स्कीम बेस्ड थे। तो इन दोनों चीज़ों की प्रायोरिटी को देखते हुए एवरी ट्यूसडे हम आप लोगों को गवर्नमेंट स्कीम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं और एवरी संडे आप लोगों को इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। एक एक सेशन दोनों का हो चुका है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा, जाकर के जरूर देखिएगा। आज किस स्कीम के बारे में बात करने जा रहे हैं? आज इस स्कीम के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है स्कीम पीएम श्री योजना। पिछली बार हम लोगों ने पीएम प्रणाम योजना के बारे में पढ़ा था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पीएम प्रणाम योजना, इसके बारे में पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। जिन लोगों ने उसको नहीं पढ़ा है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप वहां जाकर के देख सकते हो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पीएम श्री योजना के बारे में। ये हाईलाइट है, आप आराम से इसको भी पॉज करके पढ़ सकते हो। बाकी जब तक हमारा ये लेक्चर समाप्त होगा तब तक आपको इस स्कीम के बारे में, पीएम श्री योजना के बारे में SHRI अगर आप इसे इंग्लिश में थोड़ा सा याद रखोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। तो पीएम श्री योजना जो है, इसको अभी हम पढ़ना शुरू करेंगे और इसके सारे इससे रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सब चीजें हम लोग इस पूरे लेक्चर में कवर करेंगे। मसलन ये योजना जो है किसकी है, किसकी अर्थात केंद्र सरकार की है या राज्य सरकार की है, इससे संबंधित प्रश्न अगर आपके मन में उठता है तो वो पूरा हो जाएगा। इसका पूर्ण रूप क्या है, ठीक है, पूर्ण रूप क्या है, इसे कब जो है विचार में लाया गया, ठीक है, इसको लागू करने की प्रक्रिया क्या होगी और कौन लोग इसमें लाभान्वित होंगे, लाभान्वित होने वाले जो सेक्टर्स हैं, क्षेत्र हैं, उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ ये शिक्षा से संबंधित है तो इसमें एक टर्म जो है न्यू एजुकेशनल नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी जो है NEP, इसका प्रयोग किया जाएगा, तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। 2020 के बारे में 2020 में जो एजुकेशनल पॉलिसी आई थी न्यू, वो भी थोड़ी बहुत डिस्कशन करेंगे। और इस स्कीम का इनॉग्रेशन से रिलेटेड एक टर्म आपका आएगा शिक्षक दिवस, उसके ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे कह सकते हैं कि इसके व्यापक कह सकते हैं कि अलग अलग टर्म्स हैं जिनके ऊपर हम लोग इस पूरे सेशन में डिस्कशन करने जा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि इससे संबंधित अगर आपके एग्जाम में कोई प्रश्न आता है तो इस वीडियो से बाहर ना आए। आपसे इस बात को हम यहाँ पर बताने का, कितना इसमें खर्चा आ रहा है, इन सब चीजों का भी डिस्कशन रहेगा, ठीक है। तो इसमें राज्य और केंद्र का जो है, राज्य और केंद्र का किस प्रकार से बंटवारा है, इन सब चीजों के ऊपर भी डिस्कशन हम करेंगे। बीच बीच में केवी विद्यालय जो होते हैं, KVS केंद्रीय विद्यालय समिति और नवोदय विद्यालय समिति जो होती हैं, इनके ऊपर भी हम थोड़ी सी चर्चा पूरे के पूरे लेक्चर्स के दौरान करते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चूंकि आज की योजना है जिसका नाम है पीएम श्री, इस योजना का नाम क्या है, पीएम श्री, ठीक है। आप इसे पूरी तरीके से बोल सकते हैं पीएम श्री स्कूल योजना, ठीक है। ऐसे भी लिखा हुआ आपके पास में आ सकता है, तो एक ही बात है, इससे ये क्लियर हो जा रहा है कि पीएम श्री जो है वो स्कूल से रिलेटेड एक योजना है, ठीक। आइए फुल फॉर्म देखते हैं। इसका फुल फॉर्म पीएम का बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सब लोगों को मालूम है पीएम प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड है, और जब कोई स्कीम के नाम के आगे पीएम लग गया तो मतलब वो केंद्र सरकार की योजना होने की पूरी संभावना उसकी होगी, ठीक है। अब देखिए श्री जो शब्द आया है SH, तो SH जो है वो इनिशियल्स हैं स्कूल के, SCH डबल वेल लिखते हैं हम लोग, तो उससे SH बना है, ठीक है। और उसके बाद R और I, ठीक है, R फॉर राइजिंग, I फॉर इंडिया। मतलब अब मैंने आपको जैसे कहा है, पिछले सेशन में भी बताया था, किसी भी योजना के बारे में जानने के लिए उसके नाम को यदि अगर आप ठीक तरीके से याद रख लेंगे
तो आधी जानकारी आपको इसी बात से पता हो जाएगी या मिल जाएगी कि इस स्कीम के अंतर्गत किस तरीके के प्रावधान रखे गए होंगे। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, यानी कि भारत को अभ्युदय करना है, भारत में जो शिक्षा है उसे विश्व स्तरीय बनाना है। जो एजुकेशन है वो अभी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन नहीं प्रोवाइड हो रही है, उसे वर्ल्ड क्लास एजुकेशन की तरफ लेकर के जाना है। उसके लिए जो स्कूल्स हैं उनको वर्ल्ड क्लास करना है, उनकी फैसिलिटीज को वैश्विक स्तर का बनाना है। तो यहां पर राइजिंग इंडिया का मतलब यही हो गया कि भारत का जो अभ्युदय है उसको करने के लिए, उसको प्रदर्शित करने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, और शिक्षा अच्छे स्कूलों से अच्छी शिक्षा मिल सकेगी। इसी उद्देश्य के साथ ये प्लान आ रहा है। तो अब आपको यहां पर यह पता चल जाएगा, इसमें निश्चित रूप से जो स्कूल्स हैं उनकी रिस्ट्रक्चरिंग की बात करी जाएगी, तमाम सारी जो सुविधाएं हैं स्कूल्स की उन सुविधाओं की बात करी जाएगी, ठीक है। और अच्छे से अच्छा जो बेटरमेंट हो सकता है इस सेक्टर में उस चीज को करने का यहां पर प्रयास किया जाएगा, और उसके लिए ही ये कहीं ना कहीं पॉलिसीज बनाई गई। तो एक ओवरऑल आपको चीजें पता चल गई कि ये किससे रिलेटेड है, ठीक है। बहुत ही धैर्य के साथ सारी चीजें हम लोगों को समझनी होती हैं। पीएम श्री योजना जो है वो स्कूल्स के लिए है, और इसका फुल फॉर्म है पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम ये समझेंगे कि ये योजना जो है किसके द्वारा प्रायोजित है। प्रायोजित मतलब स्पॉन्सर्ड किसके द्वारा है, सेंटर के द्वारा, केंद्र द्वारा प्रायोजित है। देखिए सरकारें जो है हमारे यहाँ दो तरीके की हैं, केंद्र सरकार है। अगर हम सरकार की बात करते हैं तो पॉलिसी जो है वो लागू करती है सरकारें, और सरकार केंद्र की भी हो सकती है और राज्य की भी हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है यह केंद्र द्वारा प्रायोजित है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पीएम श्री योजना के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सत्य है, और उसमें एक कथन दिया हो यह समस्त राज्यों, भारत के समस्त राज्यों द्वारा प्रायोजित एक योजना है, सामूहिक प्रायोजित योजना है। तो भारत के समस्त राज्यों द्वारा सामूहिक प्रायोजित योजना नहीं है, ये केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है। लेकिन इसमें राज्यों का भी अंशदान रहेगा, या उनका भी जो है कुछ ना कुछ जो, जैसे कि आप मान लेते हैं कि जो इसमें खर्चे आने हैं उस खर्चे में इनका भी पार्ट रहेगा राज्यों का। तो राज्यों का तो भाई भारत राज्यों का संघ है, तो राज्यों के बगैर तो पॉलिसी लागू नहीं होगी। लेकिन पॉलिसी जो है वो कौन लेकर के आ रहा है, वो सरकार केंद्र की लेकर के आ रही, ठीक है। इसमें प्रोजेक्टेड है लगभग 14,500 सरकारी स्कूल्स को टारगेट किया जा रहा है, या फिर एग्जैक्ट आंकड़ा अगर आप देखोगे तो 14,597 स्कूल हैं। तो आप मोटे मोटे तौर पर कह सकते हैं 14,500 प्लस स्कूल्स जो हैं इसमें लाभान्वित होने वाले हैं। पूरे देश के 14,500 स्कूल से अधिक स्कूल ऐसे हैं जो इस पॉलिसी के अंतर्गत आएंगे। तो अब आपके मन में बात आ रही होगी कि क्या इन 14,500 स्कूल्स को चुन लिया गया है, या कोई प्रोसीजर है कि इनको चुना जाएगा, या फिर देश में 14,500 स्कूल ही हैं। ये तो आपको ही मालूम है कि देश में 14,500 स्कूल तो है नहीं, ये गवर्नमेंट स्कूल्स की बात हो रही है, ठीक है। यहां पर प्राइवेट स्कूल्स की बात ना होकर के गवर्नमेंट स्कूल्स की बात हो रही है। तो सरकारी जो 14,597 स्कूल हैं पूरी तरीके से राउंड ऑफ में, और ओवरऑल अगर आप याद रखना चाहते हो तो 14,500 प्लस स्कूल्स हैं जो इस पॉलिसी से लाभान्वित होने वाले। मुद्दे की बात यहां पर यह है कि जो एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी जो आई थी, एनईपी इसको शॉर्ट में बोला जाता है, एनईपी 20 बोल सकते हैं आप इसको, 2020 का, ठीक है। एनईपी 2020 नई शिक्षा नीति जो है, लगभग 34 साल बाद एक नई शिक्षा नीति आई थी। इससे पहले 1886 में नई शिक्षा नीति आई थी, जिसे 1992 में एक बार संशोधित किया गया था, लेकिन वो नीति जो है 1986 वाली थी। उसके बाद अब देखा जाए तो नई शिक्षा नीति 2000 में आई है, और 2000 में जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें बहुत सारे चेंजेस लाए गए। तो इसके आधार पर जो ये आपकी पीएम श्री योजना है, इसके लिए गवर्नमेंट ये कह रही है कि पीएम श्री योजना एक तरीके से एनईपी 2020 के लिए लैब का काम करेगी। लैब का मतलब प्रायोगिक तौर पर रहेगी, मतलब जो सुधार नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी के द्वारा लाए जाने हैं स्कूल्स में, उनकी शुरुआती चरण एक तरीके से देखा जाए तो उसमें ये योजना सामने आ रही है, जिसका नाम है पीएम श्री स्कूल। मतलब जो जो सुधार आप यहां पर इस एजुकेशनल पॉलिसी के अंतर्गत देख रहे थे, उसको इंप्लीमेंट करने का काम सबसे पहले तौर पर जो ये 14,500 प्लस स्कूल्स हैं इनको अपग्रेड करके किया जा रहा है, क्योंकि यहां पर इन लोगों को इंगित किया जाएगा या चूज किया जाएगा कि ये पिछड़े हुए स्कूल हैं, इसमें सुविधाएं ठीक नहीं है, एजुकेशन पॉलिसी ठीक नहीं है,
एजुकेशन ठीक तरीके से दी नहीं जा रही है वगैरह चीज़ों को इंगित करते हुए या चूज करते हुए ऐसे स्कूल्स को चुना जाएगा और इसमें जो है इन नीतियों का ध्यान रखते हुए इन स्कूल्स को अपग्रेड किया जाएगा। तो एक तरीके से जैसे हम लोग मैच प्रैक्टिस करते हैं ना, तो ये मैच प्रैक्टिस है उसकी। ठीक है, नई शिक्षा नीति यानी कि न्यू एजुकेशनल पॉलिसी के अकॉर्डिंग होगा। ये क्लियर हो गई बात। तो आपको ये पता चल रहा है कि ये योजना केंद्र द्वारा प्रायोजित है, कितने स्कूल्स इसमें इंक्लूड हो रहे हैं और इनमें सुधार का स्तर किस तरीके का होगा, वैसा होगा जैसा न्यू एजुकेशनल पॉलिसी में होने वाला है। अब हम जानेंगे कि वास्तविक रूप में ये योजना क्या है, यानी इसके दूसरे जो एक सरल से मुख्य अंश थे वो हमने देख लिए हैं। अब थोड़ा सा डीपली इसको समझने का प्रयास करते हैं कि इसमें और क्या क्या चीजें हैं जो जोड़ सकती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो योजना है ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा संचालित की जाएगी। आप लोग कमेंट सेक्शन में क्या कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि शिक्षा मंत्रालय को पहले किस मंत्रालय के रूप में जाना जाता था? शिक्षा मंत्रालय एक नया नाम है। तो इसमें योजना का नाम शिक्षा मंत्रालय द्वारा क्या दिया गया है? योजना का नाम दिया गया है पीएम श्री स्कूल योजना, जो कि मैंने अभी शुरुआत में आपको लिखाई थी। और एनईपी 2020 की प्रमुख विशेषताओं को दिखाने के लिए इस योजना का प्रावधान किया गया है और इसमें 14,500 स्कूलों का पुनर्विकास किया जाएगा। यह एग्जैक्टली मैंने आपको बताया 14,597 स्कूल्स का रिकंस्ट्रक्शन होगा या फिर रीस्ट्रक्चरिंग होगी उसकी। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब यहाँ पे कोई बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग बनाना भी इंक्लूड है। एक अच्छी बिल्डिंग होनी चाहिए, पक्की जो है वो बिल्डिंग होनी चाहिए, अच्छे स्तरीय जो है उसमें कक्षाएं होनी चाहिए, संचालन की व्यवस्था के लिए इक्विपमेंट्स होने चाहिए, उस तरीके की सारी चीजें। लेकिन तो पूरी तरीके से ये रीऑर्गेनाइज किया जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस तरीके का स्ट्रक्चर हमको अब पता चला कि बच्चे जो है वो जमीन पर बैठ करके पढ़ रहे हैं। ये एक बात अलग है कि हो सकता है कि ये धूप में बैठने के लिए पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। वास्तविक रूप में ये मतलब थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है कि जमीन पर बैठ करके कोई पढ़ाई कर रहा है। एक अच्छा स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ हो, क्लासरूम्स में बैठने की सुविधा हो, बच्चे जो है नीचे जमीन पर बैठ करके ना पढ़ रहे हो, ठीक है, टूटे फूटे स्कूल्स ना हो, दीवारें जो हैं वो उसमें कह सकते हैं कि टूटी फूटी दीवारें ना हो, वगैरह सारी चीजों का ध्यान रखा जाएगा। तो इस पॉलिसी के बारे में, जिसको कि पीएम श्री स्कूल कहा गया है, इस पॉलिसी के बारे में जो सबसे पहले बात आई है वो गुजरात में एजुकेशन मिनिस्टर्स की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें तमाम सारे स्टेट्स के जितने भी राज्य हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के जो भी शिक्षा मंत्री वगैरह थे, उन सब लोगों का एक कॉन्फ्रेंस हुआ था गुजरात में, गांधीनगर में, इसी साल जून 2022 में। ठीक है, जून 2022 में ये मीटिंग हुआ था और इसी मीटिंग में ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो हैं, जो माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी जो हैं, इन्होंने इस पॉलिसी के बारे में बताया था। तो इस पॉलिसी के बारे में बताया था कि हम इसको लेकर के आने वाले हैं, जो कि तमाम सारे जो शिक्षा के मंत्री थे, तमाम सारे राज्यों के, जो एजुकेशन को बेटर बनाने के लिए डिस्कशन कर रहे थे, उसी डिस्कशन में, उसी कॉन्फ्रेंस में इस पॉलिसी को इनॉग्रेट किया गया था, या फिर लेकर के आया गया था, टर्म लेकर के आया गया था। इनॉग्रेट तो नहीं कहेंगे, क्योंकि इसका इनॉग्रेशन जो है अभी शिक्षक दिवस के दिन हुआ है। शिक्षक दिवस यानी कि 5 सितंबर को, ठीक है, 5 सितंबर 2022 को इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था, इस स्कीम को, जिसके बारे में प्लानिंग जो है वो यहां से शुरू होती हुई आपको दिखाई दे रही है, गुजरात के गांधीनगर से। ठीक है, अब क्योंकि यहां पर बात हो रही है एनईपी की, मतलब जो स्कूल्स हैं पीएम श्री में, पीएम श्री के स्कूल्स के बारे में बताया जा रहा है कि ये सारे स्कूल जो हैं, ये सारे स्कूल इस योजना के तहत, यानी 14,597 स्कूल्स जो हैं, वो योजना के तहत जो है वो एनईपी की लैब्स के तरह काम करते हुए दिखाई देंगे। तो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी क्या है, इसके बारे में और उसकी स्पेशलिटीज के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी हो जाता है। सबसे पहले तो बात यह है कि इसके बारे में हम पूरी डिटेलिंग जो है लास्ट में, लेक्चर के अंत में हम लोग एनईपी के बारे में जानेंगे, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे समझ लेते हैं, क्योंकि इसी स्ट्रक्चर को हम फॉलो करेंगे पीएम श्री स्कूल में। ठीक है, तो क्या चीजें हैं जो एनईपी में थी, जो श्री में लागू होने वाली हैं, वो क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहली बात तो है एनईपी में 4 चरणों में वर्गीकृत पाठ्यचर्या संरचना और शिक्षण शैली की परिकल्पना की गई थी। मतलब एनईपी ने इस बात की परिकल्पना करी है कि जो शिक्षण शैली है और जो पाठ्यक्रम संरचना है, मतलब कैसे हमें टीच करना है स्टूडेंट्स को, और जो स्टूडेंट्स पढ़ेंगे उनके लिए पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, सिलेबस किस तरीके का होना चाहिए, किस लेवल में है वो, तो उनको कितना पढ़ाया जाना चाहिए, इत्यादि का डिस्कशन किया गया था। तो वो 4 जो सेक्टर्स हैं या जो सेक्शंस हैं जो एनईपी ने दिए हैं, वो 4 कौन कौन से हैं?
फाउंडेशनल है, प्रिपरेटरी है और मिडिल है और सेकेंडरी है। 4 सेक्टर्स हैं। तो इन 4 सेक्टर्स में अगर हम देखें तो पहले तो इस तरीके से डिवाइडेड थे, इस तरीके से हम लोग के यहाँ डिवाइडेड था बेस, लेकिन अब इस तरीके से डिवाइड हो गया। तो ये 4 सेक्टर्स किस तरीके के हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पर बात करते हैं फाउंडेशनल की, तो आप देख सकते हैं फाउंडेशनल की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्लास 1 to 2 लिखा हुआ है, लेकिन हम फिर भी आपको बता सकते हैं जैसे 3 साल के बच्चे को लेकर के, 3 साल से लेकर के जो 8 साल तक के बच्चे हैं वो इसके अंतर्गत आएंगे। और शुरुआती स्कूल जो है उसमें 3 साल की जो शिक्षा है वो भी फिर फ्री में देने की बात करी गई है। और इस फाउंडेशनल सेक्शन में जब रहेगा, जैसे आप मान सकते हो कि प्रेप, प्री प्रेप वगैरह में जब स्टूडेंट है तो उसको किस तरीके से पढ़ाया जाना है, उस स्ट्रक्चर को इसके अंतर्गत रखा जाएगा। इसमें विशेष रूप से कहा गया कि ऐसे बच्चों को होमवर्क्स नहीं दिए जाएंगे, खेल खेल में चीज़ों को सिखाने का प्रयास किया जाएगा, स्कूल आने की पद्धति का विकास किया जाएगा, इत्यादि चीज़ें जो हैं वो इस पॉलिसी के अंतर्गत, इस सेक्टर के अंतर्गत रखी जाती हैं। इसके बाद 8 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं, या फिर हम यूं कह सकते हैं क्लास 3 से लेकर के क्लास 5 तक के जो बच्चे हैं वो इसमें आते हैं। 5th to लेकर के जो 8 तक के बच्चे हैं, या फिर 6 से लेकर के 8 तक के जो बच्चे हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। और इसमें जो है 9 से लेकर के 12 तक के स्टूडेंट्स को यहाँ पर रखा जाने का बात किया गया है। तो ऐसे ऐसे करके एज वाइज और क्लास वाइज इसको डिवाइड किया जाएगा, जिसमें कहा जाएगा कि फिर आगे थोड़ा थोड़ा होमवर्क दिया जाएगा और लास्ट में जाकर के यहाँ पर ठीक तरीके की जो एक साइंटिफिक जो टर्म है या साइंटिफिक जो टेम्परामेंट है उसको डेवलप करने को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एजुकेशंस जो हैं वो दी जाएंगी सेकेंडरी स्कूल्स में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये अलग अलग हैं। ये 1 to 2 क्लास तक है, ये 3 to 5th क्लास तक है, ये 6 to 8 क्लास तक है, और ये 9 to 12th क्लास तक है, 14 से 18 साल तक के बच्चे के लिए। तो 4 स्टेजेस हैं अलग अलग। तो इसी आधार पर जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या जो भी स्कूल्स, जो 14,000 प्लस स्कूल्स जो इस पीएम श्री योजना के अंतर्गत आ रहे हैं, उनमें इस पॉलिसी को लागू किया जाएगा। इस पॉलिसी को, एनईपी की जो पॉलिसी है उसे एक्वायर करना मस्ट होगा यहाँ पर। इनफैक्ट जब स्टेट्स जो है ऐसे स्टेट्स जब अपने स्कूल को इस पॉलिसी के अंतर्गत रखेंगे तो उन स्टेट्स को प्रतिबद्ध होना पड़ेगा कि इन स्कूल्स में एनईपी 2020 को लागू करना ही करना है, तभी जो है ये उस पॉलिसी का लाभ उठा पाएंगे, ये जो पीएम श्री पॉलिसी है उसका लाभ उठा पाएंगे। इसमें एक बात और बहुत अच्छी कही गई है, इसमें कही गई कि जो बोर्ड्स की परीक्षाएं होती हैं, जो आपने अक्सर देखा होगा 10th और 12th में होती हैं, तो बोर्ड्स के जो स्कूल्स हैं या बोर्ड्स की जो एग्जाम है वो वर्ष में 2 बार कराए जाएंगे। तो उसके 2 स्तर होंगे। पहला स्तर जो होगा ये थोड़ा सा इस प्रकार का होना चाहिए जो बच्चों के टेस्ट लेने के बाद उन्हें ये बता सके कि किस एरिया में, किस सब्जेक्ट में आपको अभी और ग्रो अप करने की जरूरत है, जिससे कि जब फाइनल एग्जाम्स होंगे यानी कि सेकंड स्टेज ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन जब होगा तो वो उसमें अच्छा परफॉर्म कर सके। आपने देखा होगा कई बार हम लोग के पास केवल एक ही चांस मिलता है, और अभी तक जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उसमें एक ही बार चांस मिलता है, फेल, पास या फिर कम अच्छे नंबर या बहुत अच्छे नंबर वगैरह जो भी है वो एक ही बार में आपके आते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। अगर आपके बोर्ड एग्जाम्स जो हैं वो अगर फर्स्ट स्टेज के बोर्ड एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें अगर किसी जगह पर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो तो उस चीज़ को सेकंड बोर्ड एग्जाम जो होगा यहाँ पर उसमें अच्छा करके आपकी परफॉर्मेंस को बताया जाएगा कि अच्छा कर सकते हैं आप किन किन सेक्टर्स में। इसके अलावा स्पेशली अगर हम गणित की बात करते हैं तो इसमें भी कहा गया है कि जो फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज में मैथ्स के जो क्वेश्चंस होने चाहिए वो बेसिक स्तर के होने चाहिए या फिर एक स्टैंडर्ड जो होना चाहिए मैथ्स का, जो एक स्तरीय पेपर यहाँ पर आएगा और यहाँ पर थोड़ा सा एडवांस आएगा। ठीक है, यहाँ पर मैथ्स का जो क्वेश्चन पेपर आना चाहिए वो थोड़ा सा एडवांस आना चाहिए, जिससे कि व्यक्ति जो है या जो बच्चा स्टडी कर रहा है वो थोड़ा सा अपने आप को धीरे धीरे मोल्ड कर सके कि कैसे बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, और जो मैथ्स जो है, गणित जो है वो उनकी एक लेवल से अबर लेवल तक अच्छी तरीके से डेवलप कर पाए, उसमें गैप जो है वो ठीक तरीके का ना आने पाए। तो ये पॉलिसी जो है यहाँ पर लागू करी जाएगी, जो एनईपी में भी बोली गई थी। एनईपी की दूसरी पॉलिसीज के बारे में हम डिस्कशन करेंगे अभी आगे, लेकिन इसी को ध्यान में रखते हुए जो पीएम श्री स्कूल्स योजना है उसमें जो है इन चीजों को लागू किया जाएगा। तो अब जानने की बात यह है कि केंद्र जो प्रायोजित योजनाएं हैं, एक तो आपने एनईपी के बारे में जान लिया और अभी आप पीछे पढ़ते हुए आए हैं कि यह योजना केंद्र प्रायोजित है, मतलब सेंटर स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है। तो सेंटर स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स क्या होते हैं इनके बारे में जानेंगे, और यदि अगर पीएम श्री सेंटर स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है तो उसका इसमें किस प्रकार का योगदान है, केंद्र का किस प्रकार से योगदान है, आइए उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है
कि केंद्र के द्वारा संचालित जो योजनाएं होती हैं, वास्तविक रूप में केंद्र टाइप की चीज एक कल्पना मात्र ही है, क्योंकि वास्तविक रूप में देखा है तो राज्यों में ही केंद्र डिवाइडेड है ना। तो जो भी पॉलिसी सेंटर से चलेगी वो स्टेट्स में डिवाइड हो जाएगी, और जब वो स्टेट्स में डिवाइड हो जाएगी तो फिर हमको ये समझ में आना पड़ेगा कि आखिरकार उनका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो राज्यों में ही होना है, और राज्यों में राज्य सरकार के बिना इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। तो जो गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं, जनरली मतलब ऐसा नहीं कि इसी रेशियो में हो, बट एक रफली आइडिया दिया जाता है कि ऐसी पॉलिसीज स्टेट सेंटर स्पॉन्सर्ड पॉलिसी कही जा सकती है जिसमें सेंटर का और स्टेट का जो रेशियो है, स्टेट या यूटीज जो आती हैं, यूनियन टेरिटरीज जो हैं, उनका रेशियो जो है वो कितना हो, 60:40 हो। अगर 60-40 के आसपास का जो लागत आ रही है पर्टिकुलर पॉलिसी को लागू करने में, उस लागत में 60 और 40 का अगर अनुपात विभाजन है तो ऐसी पॉलिसीज को हम सेंटर स्पॉन्सर्ड पॉलिसी के रूप में जान सकते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल जैसे यहां पर हमने दिए हैं, पीएम पोषण योजना, जिसे पहले दूसरे नाम से आना आता था, आप जो मिड डे मील योजना है उस मिड डे मील योजना को यहां पर पीएम पोषण, ठीक है, पीएम पोषण योजना के रूप में इसको जानते हैं। और पीएम आवास योजना, ठीक है, इस तरीके की कुछ बहुत सारी हैं, आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिख सकते हैं कि कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनको हम लोग सेंटर स्पॉन्सर्ड पॉलिसी के अंतर्गत जानते हैं। तो ये तो एक बात हो गई। तो मैंने आपको क्या कहा कि केंद्र से जो योजनाएं लागू होती हैं उसमें जनरली माना जाता है कि केंद्र की हिस्सेदारी जो लागत है उसकी 60% होती है, लेकिन कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिसमें ये केंद्र की हिस्सेदारी 60% से बढ़ के 90% तक होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, ठीक है, पूर्वोत्तर के राज्य, जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं इनकी अगर हम बात करते हैं तो पूर्वोत्तर के राज्यों में भी यही चीज हमको देखने को मिलती है। इसमें लगभग कई ऐसी पॉलिसीज आती हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 90% तक इन्वेस्ट करती है, लागत जो है वो 90% तक रहती है। या फिर आप हिमाचल प्रदेश की बात कर सकते हैं, या फिर आप उत्तराखंड की बात कर सकते हैं, या फिर आप जम्मू कश्मीर की बात कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स की जो स्कीम्स होती हैं उनकी हिस्सेदारी वो 60-40 से अधिक होकर के 90-10 तक हो सकती है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि 90-10 ही होगी, 80-20 भी हो सकती है, 70-30 भी हो सकती है वगैरह। तो इसका मतलब ये है कि सरकार इन जगहों पे अपनी हिस्सेदारी थोड़ी ज्यादा कर सकती है, क्योंकि यहां पर माना जा सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट के अपने रिसोर्सेज उतने ज्यादा होते नहीं है कि वो इतना ज्यादा यहां पर लागू कर सके चीजों को। अब जब हम बात कर रहे हैं कि पीएम श्री जो है ये योजना भी केंद्र आधारित योजना है या केंद्र प्रायोजित योजना है, तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का रेशियो क्या है उसको जानने के लिए हम ये देख रहे हैं कि 27,360 करोड़ रुपए जो है वो इस पॉलिसी के अंतर्गत अगले 5 साल में लगाए जाएंगे। कितने लगाए जाएंगे? 27,360 करोड़ रुपए ये टोटल जो है इन्वेस्ट किए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें से सेंटर के द्वारा इन्वेस्टमेंट जो है वो कितना है, वो है 18,128, ठीक है, 18,128 करोड़ रुपए, ठीक है। तो इतना इन्वेस्टमेंट जो है वो गवर्नमेंट कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो रेस्ट ऑफ जो अमाउंट हुआ वो स्टेट गवर्नमेंट्स करेंगे। तो यहां पे आप देख सकते हो लगभग 66% की जो हिस्सेदारी है वो सेंटर की हो रही है। तो यही मैंने आपको बताया कि कोई जरूरी नहीं है कि 60 और 40 का रेशियो हो, ये रेशियो 60-40 का हो सकता है। आप जैसे ये 66-33 का रेशियो है लगभग, ठीक है। तो ये रेशियो भी आपका जो है ये दिखा रहा है कि ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि पीएम श्री में किस तरीके से यहां पर चीजों की इन्वॉल्वमेंट है। अब जब हम बात कर रहे हैं कि पीएम श्री जो है वो 14,500 प्लस स्कूल्स को कह सकते हैं कि अपनी योजना के अंतर्गत लेगा, तो ये स्कूल्स कौन से होंगे? तो यहां पर बात आती है कि सर सरकारी स्कूल होंगे, ठीक है। सरकारी स्कूलों की हम बात करते हैं तो कई प्रकार के जो लोकल अर्बन जो एरियाज जो होते हैं वहां के स्कूल्स होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कूल्स होते हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो केवी और जवाहर नवोदय विद्यालय जेएनवी, ठीक है, इस तरीके के जो स्कूल्स हैं ये स्कूल्स भी गवर्नमेंट स्कूल्स कहलाते हैं। तो क्या ये इसमें अंतर्गत आएंगे? इसको जानने के लिए हम इनको और इनको समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले इनको समझेंगे कि ये क्या है
और इसी के माध्यम से हम इनको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम केवी और जेएनवी की बात करते हैं। तो केवी और जेएनवी जो है, यानी केंद्रीय विद्यालय समिति या केवीएस या फिर जेएनवी जवाहर नवोदय विद्यालय समिति, ये शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। पहली बात तो ठीक है, ये किसके अंतर्गत आते हैं? इनका खर्चा पूरी तरीके से केंद्र सरकार उठाती है, तो ये शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। जिसमें से अगर हम केवी की बात करते हैं तो केंद्रीय विद्यालय में ऐसे बच्चे होते हैं या ऐसे बच्चों को कह सकते हैं कैटर करता है जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं। सरकारी कर्मचारी कहाँ के? ठीक है, मतलब केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारी जो तमाम सारे स्टेट्स में और यूटीज में क्या कर सकते हैं कि कार्यरत हैं। तो उनके जो बच्चे हैं उनको कैटर करने के लिए ये केंद्रीय विद्यालय समिति बनाई गई है। क्योंकि अब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है तो उसके ट्रांसफर्स होते रहते हैं यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, तो अलग अलग स्टेट्स में जाकर के बच्चा जो है अलग अलग स्टेट्स की पढ़ाई कैसे करेगा? तो इसके लिए एक गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई है, सेंट्रलाइज्ड है। ये केंद्रीय विद्यालय में हर जगह एक ही तरीके के चीज़ों को पढ़ाया जाता है। तो कहीं पर भी ट्रांसफर हो जाएगा तो जहाँ से छूटेगा वहीं से आगे वो कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, तो सेम स्ट्रक्चर्स चल रहे होते हैं, एक सेंट्रलाइज्ड एजुकेशन सिस्टम होता है वहाँ पर। तो इसलिए इन पॉलिसीज को यहाँ पर बनाया गया था। तो एक तो ये स्कूल्स हैं जो कि आपको केवी के बारे में पता चल गया। इसी तरीके से जवाहर नवोदय विद्यालय की बात करते हैं तो देश के ग्रामीण हिस्से के जो भी बहुत ही प्रबुद्धवान जो बच्चे होते हैं, प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं, उन प्रतिभाशाली बच्चों को इसमें पढ़ने का मौका मिलता है। तो जेएनवी जो है वो देश के ग्रामीण हिस्सों में प्रतिभाशाली छात्रों के पोषण के लिए है। और ये मैंने आपको बताया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों के लिए है, जिनके बच्चे जो है अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में जाकर के मतलब जॉब करते हैं और उनके बच्चे वहां पर पढ़ते हैं। तो ये तो मैंने केवी और जेएनवी के बारे में बताया। अब अगर हम इसी से आगे देखते हुए पीएम श्री को देखते हैं तो ये जो है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जो आपके तमाम सारे जो केंद्र हैं, तमाम सारे जो राज्य हैं और जो केंद्र है और जो यूनियन टेरिटरीज हैं और जो स्थानीय निकाय हैं, जैसे कि म्यूनिसिपैलिटी के स्कूल्स वगैरह हैं, पंचायती स्कूल्स वगैरह हैं, तो उन सब स्कूल्स को इस पीएम श्री योजना के अंतर्गत लाया जाएगा। ठीक है, और इन सब स्कूल्स का अपग्रेडेशन कराया जाएगा। जो ये मौजूदा स्कूल हैं इनको अपग्रेड किया जाएगा नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी के अकॉर्डिंग, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो एक स्तरीय पढ़ाई जो आपको केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालयों में दिखाई देती है, वैसी स्तरीय पढ़ाई जो है अब केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जो तमाम सारे केंद्र शासित प्रदेश हैं या जो स्थानीय निकाय हैं, उनके द्वारा स्पॉन्सर्ड जो स्कूल्स हैं उन सब को इस पीएम श्री योजना के अंतर्गत लाया जाएगा। यानी सबको एक प्रकार का लेवल दे दिया जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि जो राज्य सरकार के द्वारा पोषित जो स्कूल्स हैं या फिर स्थानीय निकायों के द्वारा जो पोषित स्कूल्स हैं, उनको भी एक वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड मिलेगा। वहां पर बच्चे जो है जाकर के पढ़ाई करेंगे। और जैसी केवी वगैरह में सुविधाएं आप देखते हो, एनवीएस वगैरह में सुविधाएं देखते हो, तो वैसी सुविधा आपको यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि पॉलिसी जो है वो कैसे लागू करी जाएगी और इसको इम्प्लीमेंटेशन कहां पर किया जा सकता है, मतलब क्या प्रोसीजर है इसका, कैसे हम कहां से जाकर के इस पॉलिसी का लाभ उठा सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहां पर हमको ध्यान रखना है कि ये जो योजना है ये ऑनलाइन, मतलब इसमें एप्लीकेशन देना पड़ेगा। मतलब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आवेदन देना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आवेदन देना पड़ेगा। तो योजना जो है वो आवेदन आधारित है। आवेदन आधारित होने का मतलब इसके लिए मैंने आपको बताया ना, देश भर में लगभग 14,000 प्लस स्कूल जो हैं उनको यहां पर लिया जा रहा है। तो 14,000 स्कूल्स हैं, तो वो कौन से 14,000 स्कूल्स होंगे? वो आवेदन करेंगे। ठीक है, अब आवेदन कौन करेगा और कैसे करेगा? जो राज्य है वो अपने राज्य में तमाम सारे स्कूल्स की पहचान करेंगे, ऐसे स्कूल्स की पहचान जिनको जरूरत हो रही है इस समय इस प्रकार की पॉलिसी की, पीएम श्री पॉलिसी की। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरत हो रही है, या साधारण तौर पे ये कह सकते हैं जिनका एजुकेशन जो है स्टेट्स में ऐसे स्कूल्स जिनकी हालत बहुत खराब है, पहले उन्हीं को लिया जा सकेगा। तो इसको चुनने का काम राज्य सरकार करेगी। तो राज्य सरकार ऐसे स्कूल्स को क्या करेगी? पॉइंट आउट करेगी। ठीक है, उसके बाद जब इन स्कूल्स को पॉइंट आउट किया जाएगा तो ये स्कूल ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर के, ऑनलाइन पोर्टल होगा इसका,
इस ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर के अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इस पे अप्लाई करेंगे जाकर के। ठीक, तो ऑनलाइन जाकर के इन स्कूल्स को अप्लाई करना होगा। अब जब ये स्कूल्स जाकर के ऑनलाइन अप्लाई करेंगे इसमें, तो ऐसा नहीं कि आपने अप्लाई कर दिया तो आपको इस सुविधा का यहां पर लाभ मिल जाएगा। ठीक है, ये भी हमको ध्यान रखना है। तो कौन से ऐसे लोग हैं जो अप्लाई कर सकते हैं, वो मैंने बताया कि स्टेट गवर्नमेंट उन्हें पॉइंट आउट करेगा, वे अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने का मतलब ये नहीं होगा कि इस पॉलिसी का उनको लाभ मिल ही जाएगा। तो किन लोगों को इस पॉलिसी का लाभ मिलेगा, कौन से ऐसे स्कूल्स होंगे जो इसे अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद उन्हें लाभ मिलेगा, उसको अभी हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। लेकिन बीच में एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये जो पोर्टल ओपन होगा ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए ये जो पोर्टल होगा, इस पोर्टल को साल में 4 बार खोला जाएगा। तो 3-3 महीने का जो एक क्वार्टर होता है, 4 क्वार्टर्स हो गए। ठीक है, तो उन 4 क्वार्टर्स में, यानी कि तिमाही में एक बार, तिमाही मतलब 3 महीने में एक बार, 4 बार खोला जाएगा। और ऐसा काम 2 वर्ष के लिए होगा। प्रथम 2 वर्ष में किस प्रकार से इस पोर्टल को ओपन किया जाएगा, प्रथम 2 वर्ष में साल में 4 बार इसको खोला जाएगा, 3-3 महीने के लिए, 3-3 महीने के गैप पे। यानी पहले 3 महीने में एक बार पोर्टल खुलेगा, फिर दूसरे 3 महीने में एक बार पोर्टल ओपन होगा, और तीसरे 3 महीने में पोर्टल ओपन होगा, चौथे 3 महीने में। और इसी में इन स्कूल्स को क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं? ये ऐसा 2 वर्षों के लिए होगा। हो सकता है कि आगे के, जैसे कि मैंने बताया कि पॉलिसी 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रही है अभी फिलहाल, तो हो सकता है कि आगे के 3 साल की पॉलिसी अलग हो, उसमें हो सकता है कि 6 मंथली खुलने लगे, या फिर इसी चीज को कंटिन्यू आगे किया जाए, तो वो बाद में डिसाइड होगा। लेकिन अभी 2 वर्ष के लिए इस तरीके से पोर्टल ओपन होगा। अब जरा देखिए, यहां पर जो भी स्टेट, जो भी राज्य है, जो ये चाहता है कि उसके स्कूल जो हैं वो इस पीएम श्री योजना का लाभ उठाएं, ठीक है, पीएम श्री योजना का लाभ उठाएं, तो ऐसे राज्य को एक पहले तो मतलब एक समझौता पर साइन करना पड़ेगा। और वो समझौता किस चीज से रिगार्डिंग है कि जो एनईपी है, यानी कि नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी जो है, ये इसको अपने राज्य में पूरी तरीके से लागू करने के लिए सहमत है। अगर ये अपने राज्य में इस एनईपी को लागू करने के लिए सहमत होंगे, तभी उनके राज्य के स्कूलों को लाभ मिलेगा। वरना फिर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो फंडिंग आ रही है 66% की, वो नहीं देंगे। भाई अपने स्कूल का विकास आप अपनी तरफ से करिए, बाद में ओवरऑल आपके राज्य सरकार को अगर कोई दिक्कत होगा तो आप समझिएगा। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि ये राज्य सरकार जो है, उनको ये एक शपथ पत्र देना पड़ेगा कि हम एनईपी जो है वो ग्रांट कर रहे हैं। एनईपी जो है, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी जो है, उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर आप वो भी पूरी तरीके से नहीं, पार्शली एक्सेप्ट कर रहे हो, पूरी तरीके से आपको नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अगर आप इस पॉलिसी को एक्सेप्ट करते हो तो ही आपके स्कूल्स जो हैं, आपके स्टेट के जो स्कूल्स हैं, आपकी यूनियन टेरिटरीज के जो स्कूल्स हैं, आपको अप्लाई करने दिया जाएगा, या आप एप्लीकेबल होगे फर्स्ट स्टेज पे। तो ये पहला चरण इस तरीके का रहेगा। ठीक है, स्कूलों, अब क्योंकि यहां पर मैंने कहा कि अब स्टेट्स जो है इन स्कूल्स को चुन लिए, अब चुनने के बाद इन स्कूल्स को क्या करना है, अप्लाई करना है। अब ये अप्लाई करेंगे तो यहां पर एक चीज और है, स्कूलों के लिए भी कुछ मानदंड है कि कौन से स्कूल्स हैं जिन्हें फर्दर प्रोसीड किया जा सकता है, या जिनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया जा सकता है, जिनको ये पॉलिसीज दी जाएगी। उनके लिए 60 प्रकार के मानक निर्धारित किए गए। 60 प्रकार के मानकों में बहुत सारी चीजें हैं। मसलन जो स्कूल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, मतलब एक स्वच्छ स्कूल का वातावरण होना चाहिए, बिल्डिंग ठीक होनी चाहिए, पेयजल व्यवस्था स्वच्छ होनी चाहिए। ठीक है, पेयजल व्यवस्था जो है वो कैसी होनी चाहिए, पेयजल व्यवस्था स्वच्छ होनी चाहिए। तो ये सब तमाम सारी चीजें हैं जो यहां पर इसके अंतर्गत इन 60 मानकों के लिए रखी गई है। पेयजल व्यवस्था, शौचालय व्यवस्था, शौचालय, और शौचालय में भी पुरुष और स्त्रियों का, यानी कि मेल और फीमेल के जो टॉयलेट्स हैं वो अलग अलग और साफ सुथरे होने चाहिए। ठीक है, हर चीज से लेकर के, मतलब छोटी से छोटी चीज से लेकर के सुलभ शौचालय वगैरह सब चीज ठीक तरीके का होना चाहिए। ऐसे स्कूल्स के कुछ 60 पैरामीटर्स हैं। उन 60 पैरामीटर्स को जो स्कूल फुलफिल करेगा, जो स्टेट गवर्नमेंट एनईपी की पॉलिसी को फुलफिल करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ऐसे स्कूल्स को हम यहां पर प्रोसीड कर सकेंगे पीएम श्री स्कूल योजना में। ठीक है, अब मान लेते हैं कि किसी स्कूल ने अप्लाई किया और स्टेट गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है कि हम ये पॉलिसी लागू कराएंगे, और ऐसे स्कूल्स ने इस तरीके के मानकों को एक्सेप्ट करते हुए अप्लाई कर दिया।
तो इसकी जांच भी तो होनी चाहिए कि वो ऐसा कर रहा है कि नहीं हो रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जो अप्लाई करेंगे उनकी जांच करी जाएगी। आवेदक स्कूल द्वारा जांचे गए दावों का सत्यापन किया जाएगा। यानी जो भी स्कूल्स आवेदन किए हैं, जिन्होंने अप्लाई किया है, उन स्कूल्स के जो दावे हैं कि हमने ये पूरा कर रखा है, ये हम मान रहे हैं, तो उसकी जांच करी जाएगी। और जांच करने के लिए ये जैसे सरकारी अधिकारी होंगे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय के जो प्रोफेसर्स वगैरह हैं वो भी जाएंगे निरीक्षण के लिए ग्राउंड पे। नवोदय विद्यालय समिति से कुछ जो एजुकेटर्स हैं, एजुकेशन के फील्ड से रिलेटेड जो अधिकारी हैं, वो सब वगैरह जा करके चीज़ों को देखेंगे और देख करके तब ही आगे प्रोसीड किया जाएगा। तो ये तो हो गई बात कि किस तरीके से यहाँ पर जो स्कूल्स हैं वो कैसे आवेदन करेंगे, क्या प्रोसीजर है वो आपको पता चला। अब यहाँ पर एक पॉइंट और है जो आपके लिए विशेष रूप से जानना है कि क्या जितने भी स्कूल से अप्लाई करेंगे सबको ये मिल ही जाएगा। तो अभी शुरुआती चरण में जैसे कि देखा जाए, मैंने आपको बताया कि 14,597 स्कूल्स को यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि प्रति ब्लॉक, एवरी ब्लॉक और या फिर यूएलबी जो है, ठीक है, इनमें अधिकतम 2 स्कूलों का चयन किया जाएगा। अर्बन लोकल बॉडी, यूएलबी का मतलब क्या होता है, अर्बन लोकल बॉडी। तो जो स्थानीय निकायों में ही एक तरीके से आते हैं अर्बन लोकल बॉडी जो होती हैं, शहरी स्थानीय जो बोर्ड्स वगैरह होते हैं वो। तो प्रत्येक ब्लॉक से या प्रत्येक यूएलबी से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 स्कूल्स जो हैं वो चुने जाएंगे, ठीक है। और इन स्कूल्स में उस तरीके की सुविधाएं होनी चाहिए जो मैंने पीछे आपको डिस्कशन किया है। जो स्कूल्स चुने जाएंगे उनके लिए ये भी बात कही गई है कि ऐसे स्कूल्स को जियो टैगिंग की जाएगी। ऐसे स्कूल्स की जियो टैगिंग करने का मतलब क्या है कि आप जो है उस स्कूल्स की कुछ मतलब उस प्लेस की फोटो लेकर के आप गूगल पे डाल देते हो, तो उसमें गूगल टैगिंग होने लगती है। गूगल टैगिंग का एक पूरा प्रोसीजर है। आप देखते हो कि कई बार जैसे आप किसी मॉल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, स्कूल कॉलेजेस में आप कभी एग्जाम देने जाते हो तो आप देखो उसमें मैप लगा देते हो और मैप लगा के अपने स्कूल तक पहुंच जाते हो पेपर देने के लिए, जो एग्जामिनेशन सेंटर्स होते हैं। तो उसी तरीके से इन स्कूल्स तक अगर किसी को पहुंचना हो तो जियो टैगिंग के माध्यम से पहुंच जाएंगे। तो ऐसे स्कूल्स के ऊपर निगरानी भी रखी जा सकेगी आसानी से, ठीक है। तो उन स्कूल्स की निगरानी के लिए या फिर उनके लोकेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए जियो टैगिंग भी की जाएगी, ठीक। तो मैंने आपको ये बताया कि कैसे जो है ये स्कूल्स इस योजना के लाभ उठा सकते हैं, कौन इसके लिए एप्लीकेबल होगा, इसके बारे में जानकारी दी। अब हम जानते हैं कि पीएम श्री स्कूल मौजूदा सरकारी स्कूलों से कैसे अलग होंगे, मतलब किस प्रकार की डिफरेंट आज जो हम लोगों को स्कूल्स में सुविधाएं मिल रही हैं और अब जो पीएम श्री स्कूल में जो सुविधाएं होंगी वो इनसे अलग कैसे होंगी। तो सबसे पहली बात तो जो भी नवीनतम टेक्नोलॉजीज वगैरह हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा। शिक्षक जो हैं उनको भी ट्रेन किया जाएगा। न्यू एजुकेशनल पॉलिसी के अंतर्गत मैंने आपको बताया है कि शिक्षण प्रतिभा जो है उसको भी विकसित करने के लिए, शिक्षक कौशल जो है उसको विकसित करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा अलग अलग समयों पर, निरंतर समय अंतराल पर टीचर्स को। और आगे जो जैसे एनईपी वगैरह था तो उसमें पॉलिसी दी गई थी कि जो बीएड है वो 4 साल वगैरह का कर दिया जाना चाहिए वगैरह। तो उन सब का लाभ यही होगा कि अब स्कूल्स जो हैं वो कैसे होंगे, नई टेक्नोलॉजी के साथ होंगे, स्मार्ट क्लासेस होंगी, खेल की सुविधा होगी, नया अच्छा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। और ये कोशिश की जाएगी कि बच्चे स्कूल जैसे ड्रॉप आउट करते हैं, शुरुआत में गए फिर नहीं गए किन्हीं कारणों से। अब वो कारण कई प्रकार के हो सकते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा कारण तो यही आता है कि उनके पास स्कूल में फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे, या वो जा नहीं सकते थे, या कॉपी किताब खरीदने के पैसे नहीं थे, तो वो कुछ समय तक स्कूल्स गए, उसके बाद जो है वो चले आए। या फिर उनके घर में दूसरे सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं होते हैं, तो जो बच्चे होते हैं उस परिवार के लोग जो है उस बच्चे को ही लगा देते हैं अर्निंग में वगैरह वगैरह। तो इन सब स्कूल्स का ये टारगेट होगा कि ड्रॉप आउट्स जो है उनको कम किया जाए, स्कूल ड्रॉप आउट जो है वो कम किया जाए, ठीक है। ये स्कूल एनईपी को लागू करने में मदद करेंगे, जैसा कि मैं शुरुआत से बताता आ रहा हूं। और इनमें अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकली तमाम सारी चीजें प्रैक्टिकल के माध्यम से सिखाई जाएंगी। एक साथ मिल करके जो है वो काम करेंगे, यूनिफाइड होकर के, एकीकृत होकर के, और वास्तविक जीवन की जो परिस्थितियां हैं उसके आधार पर उनको शिक्षित किया जाएगा। ऐसे किताबी पढ़ाई नहीं चाहिए होगी, जो मतलब आगे चल करके उनके वास्तविक जीवन में काम आएगी, उनको यहाँ पर ये लागू किया जाएगा। तो इस तरीके के कह सकते हैं कि डिफरेंस है। आज की एजुकेशन पॉलिसी से डिफरेंस कैसे है यहाँ पर, आपको मालूम है कि हम लोग अब स्कूल में एक सेट स्ट्रक्चर्ड
वे में जाते हैं और वहां पढ़ते हैं, और जो हमें पढ़ाया जाता होता है हमें वही पढ़ना होता है। जबकि ये वाली जो पॉलिसी है ये इस बात को प्रेफर कर रही होगी कि जो बच्चा पढ़ना चाहेगा, जो स्टूडेंट पढ़ना चाहेगा या जिसमें उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा होगा, हम वो उसको पढ़ाएंगे। ऐसे उसके ऊपर थोपेंगे नहीं कि तुम्हें साइंस पढ़ना है, तुम्हें आर्ट्स में रहना है वगैरह। तो उसके पास में ऑप्शंस होंगे कि वो चूज कर सकेगा इन सारी चीजों को। ठीक है, समझ में आ रही बात। इन स्कूलों को जल संरक्षण और साथ ही साथ जो अपशिष्ट पुनर्चक्रण है और एनर्जी एफिशिएंसी के तौर पर अगर देखा जाए तो एनर्जी एफिशिएंट स्कूल्स बनाए जाएंगे। हाँ, और साथ ही साथ ये भी बात है जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में, जैसे यहां पर लिखा है, कुशल बुनियादी ढांचे और पाठ्यक्रम में जैविक जीवन शैली के एकीकरण के साथ हरित स्कूलों के रूप में इसे विकसित किया जाएगा। मतलब स्कूल्स जो होंगे वो भी ऐसे विकसित किए जाएंगे जिसमें जल संरक्षण अच्छा सा हो सकता हो, या फिर जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनका पुनर्चक्रण करने की जानकारी भी दी जाती है और किया भी जाता हो, रिस्ट्रक्चर किया जाता हो, रिसाइकल्ड किया जाता हो। इसके अलावा जो स्कूल्स हैं उसमें जो एनर्जी का कंजम्पशन है वो कम किया जा सके। कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो खुद एनर्जी उत्सर्जित कर सकते हैं, तो वहां पर उत्सर्जित करने के संसाधन विकसित किए जाएंगे वगैरह वगैरह। और हरित स्कूल यानी ग्रीन स्कूल्स में कन्वर्ट करने की योजना है। प्रत्येक स्कूल को मॉनिटरिंग करने के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों से इनको जोड़ा जाएगा, यानी कि तमाम सारे हायर क्लास के जो स्कूल्स हैं, जैसे कि मैंने आपको KVS के बारे में बताया, जैसे मैंने आपको NVS के बारे में बताया, तो वो सब की मॉनिटरिंग के अंतर्गत ये चलेंगे। ठीक है, जिससे कि अच्छी एजुकेशनल पॉलिसी हो रही है या नहीं हो रही है इसकी निगरानी की जा सके। तो जब इतनी सारी चीजें पढ़ी हैं तो NEP के बारे में पढ़ना तो जरूरी हो ही जाता है। तो थोड़ा सा मैं आपको NEP के बारे में बताऊंगा, बहुत ज्यादा नहीं। NEP जो है 1968 में सबसे पहले आई थी, 1968 में। उसके बाद 1986 में आई। ठीक है, 1986 में दोबारा ये सेकंड एजुकेशनल पॉलिसी हुई, ये फर्स्ट एजुकेशनल पॉलिसी थी। जो सेकंड एजुकेशनल पॉलिसी थी उसे एक बार रिफॉर्म किया गया, और रिफॉर्म किया गया 1992 में, यानी संशोधित किया गया उसे एक बार। कब किया गया? 1992 में। और इस पॉलिसी को के 34 साल बाद, 34 ईयर्स के बाद में, अभी इसी साल मतलब 2020 में थर्ड जो है वो एजुकेशनल पॉलिसी आई है NEP 20। ठीक है, NEP 2020, न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020। अब न्यू एजुकेशनल पॉलिसी जो 2020 है उसी के प्रायोगिक स्थान के आधार पर इस पॉलिसी को यहां पर इनॉग्रेट किया गया है। ये मैंने आपको अभी तक बहुत सारी चीजों के बीच में बताया। यहां पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इसी साल 2020 में ही एक काम किया गया था कि मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय जो था उस मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया था। और अभी मैंने आपको बताया कि शिक्षा मंत्रालय के तहत ही इस योजना को लागू किया गया है, इसलिए यहां पर शिक्षा मंत्रालय के बारे में भी। और धर्मेंद्र प्रधान जी जो है इस समय केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, इसके अलावा ये जो NEP थी, ये NEP मई 2019 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, उसके द्वारा लागू करी गई थी 2020 में। और ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जिस समिति के द्वारा, उस समिति का नाम था डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। डॉक्टर के कस्तूरीरंगन जो है साइंटिस्ट थे इसरो के। तो इसरो के जो वैज्ञानिक हैं उनकी निगरानी में एक समिति बनाई गई थी, और उस समिति ने एक रिकमेंडेशन दिया था मई 2019 में, जिसके आधार पर 10+2 मॉडल्स के जो स्कूल अभी तक हमारे यहाँ चलते आए हैं उन स्कूल्स को रिप्लेस किया जाएगा 5+3+3+4 मॉडल स्कूल्स में। और 5+3+3+4 मॉडल स्कूल मैंने आपको यहाँ पर बताया अलग तरीके से। ठीक है, इसके बारे में पहले डिस्कशन हो चुका है। माना जाता है कि ये एजुकेशनल पॉलिसी जो है आगे 2030-2040 तक के सपने सजोती है। जैसे कि आप देख सकते हैं 2020 के द्वारा ये जो पॉलिसी बनाई गई थी, इसे 2030 तक देश के हर जिले में उच्च शिक्षण संस्थान के निर्माण करने की बात करता है। यानी न्यू एजुकेशनल पॉलिसी के माध्यम से जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं 2030 तक हर जिले में क्या किया जाएगा, इस पॉलिसी के तहत स्कूल्स जो है वो डेवलप कर दिए जाएंगे। इसका फर्स्ट फेज आप यहाँ पर देख रहे हैं कि शुरू कर ही दिया गया है। ठीक है, अब जिसमें 15,000 स्कूल्स जो है वो रख लीजिए आप। 2040 तक इसमें बात करी गई है कि उच्च शिक्षा संस्थानों को बहुविषयक, यानी कि कई सारे मल्टी सब्जेक्ट्स, ठीक है, बहुविषयक शैक्षिक पाठ्यक्रम संस्थान बनाने का उद्देश्य है। मतलब आपने देखा होगा कि कई सारे स्कूल्स होते हैं, वो बोलते हैं कि हम साइंस साइड के स्कूल हैं, ठीक है, ये स्कूल आर्ट साइड का है, ये स्कूल जो है कॉमर्स का है, ये स्कूल जो है विजुअल आर्ट्स का है, मतलब अलग अलग तरीके से होता है। तो कोशिश ये करी जा रही है कि तमाम सारे जो स्कूल्स हैं, हर स्कूल्स में मैक्सिमम जो सब्जेक्ट्स हैं उनको इन्वॉल्व किया जाए,
जिससे कि अलग अलग तरीके की पढ़ाई करने के लिए अलग अलग जाए। दूसरी बात यहाँ है कि आपको देखा जाए तो आप साइंस को अगर लेना चाहते हो तो आप आर्ट्स नहीं ले पाते हो, आर्ट्स लेना चाहते हो तो आप साइंस नहीं ले पाते हो। इस एजुकेशन पॉलिसी में ये भी चेंज किया गया था कि साइंस और आर्ट और दूसरे सब्जेक्ट्स एक साथ आप प्रिपेयर कर सकते हो, मतलब कर सकते हो, उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं आप। साथ ही साथ जो क्षेत्रीय भाषा में पढ़ने वाली जो चीजें हैं या फिर जो वर्नाक्युलर लैंग्वेज में जो पढ़ने वाले स्कूल्स हैं उनको भी डेवलप करने की बात करी गई थी। इसके अलावा वोकेशनल पढ़ाई करने वाले छात्रों को भी यहाँ पर उनका भी एक टारगेट रखा गया है कि 2025 तक, जब 2020 में पॉलिसी लागू करी गई थी तो बताया गया था कि वोकेशनल स्टडी करने वाले जो परसेंट है हमारे यहाँ वो स्कूल्स में 5% है, तो इसको बढ़ा करके 50% तक करने की बात करी जा रही है। इस पॉलिसी के अंतर्गत 2025 तक ऐसा कर दिया जाएगा। ये न्यू एजुकेशनल पॉलिसी में कुछ ये की पॉइंट्स है जो मैंने आपको बताए। इसके अलावा इस पॉलिसी में आप सब लोगों को मालूम है कि बच्चों के लिए उनके वजन के आधार पर जो बुक्स हैं उनका वजन तक निर्धारित किया गया है। मतलब जो भी बच्चे का वजन है उससे 10% से अधिक वजन जो है कि किताबें उसके पास में नहीं होनी चाहिए। शुरुआत में ये भी बताया गया है कि क्लास मतलब जो प्रिपरेटरी जो क्लासेस हैं उनमें अगर आप देखोगे तो उसमें ये कहा गया है कि होमवर्क्स नहीं दिए जाने चाहिए। 5th क्लास के स्टैंडर्ड्स के जो बच्चे हैं या उसके अपर स्टैंडर्ड्स के बच्चे हैं उनको होमवर्क दे सकते हैं, और उनके भी घंटे निर्धारित किए गए हैं कि घर में होमवर्क 2 घंटे का होना चाहिए या 1 घंटे का होना चाहिए या 3 से 4 घंटे का होना चाहिए, प्रैक्टिकल वगैरह सब चीजें डिसाइड करी गई कि किस तरीके से रहेगा। तो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी में इस तरीके की चीजें जिसको यहाँ पर लागू करने की बात करी जा रही है। अब मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि अभी ये जो आपका पीएम श्री योजना है, पीएम श्री योजना है, इसको इनॉग्रेट किया गया है 5 सितंबर को, 5 सितंबर 2022, और फिर उसके बाद 2022, और फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो इसको प्रधानमंत्री जी ने शिक्षक दिवस के मौके पर इनॉग्रेट किया था, और 2 ही दिन बाद यानी कि 7 सितंबर को जो है इसे कैबिनेट के द्वारा अप्रूव भी कर दिया गया था। ठीक है, इस चीज को। तो शिक्षक दिवस के बारे में छोटी सी चीज मैं आपको बता देता हूं। हमारे यहाँ प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस मनाया जाता है, 1962 से लगातार मनाया जा रहा है 5 सितंबर को, और ये शिक्षक दिवस मनाया जाता है आपको मालूम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की याद में। तो जब सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी राष्ट्रपति बने थे तो उनके जो स्टूडेंट हैं उन्होंने कहा कि सर हम आपका बर्थडे मनाएंगे। आप का बर्थडे मनाने की जब यहाँ पर बारी आई तो उन्होंने बोला कि हम उसको अनएक्सेप्ट करते हैं, मतलब हम बर्थडे मनाने की इजाजत आपको नहीं दे सकते, यानी टीचर होने के नाते हम आपको ये नहीं मौका दे सकते कि आप हमारा जन्मदिन मनाइए। लेकिन जब बच्चे बहुत ज्यादा पीछे पड़े तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें ये दिन सेलिब्रेट करना ही है तो फिर इसकी जगह पर आप यहाँ पर शिक्षक दिवस के रूप में इस दिन को सेलिब्रेट कर लो। तो तब से जो है ये हमारे यहाँ पे टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये हमारा नेशनल टीचर्स डे है जो कि हम लोग मनाते हैं 5 सितंबर को हर साल। इसके अलावा विश्व शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है जो कि कल है, यानी 5 अक्टूबर को। और इस बार 5 अक्टूबर की जो थीम है वो क्या है? शिक्षक संकट में अग्रणी भविष्य की पुनर्कल्पना। और डेफिनेटली ऐसा होते ही है, लीडिंग इन क्राइसिस, रीइमेजिनिंग द फ्यूचर। ठीक है, रीइमेजिनिंग द फ्यूचर। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है कि ये हमारा 2022 का थीम है, लेकिन नेशनल टीचर्स डे का नहीं है, ये वर्ल्ड टीचर्स डे का है। ठीक है, विश्व शिक्षक दिवस 2022 की थीम है। तो आशा करते हैं कि आपको ये जो लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया है, बताया है, समझाया है, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आपने इसके की फीचर्स जो हैं, की पॉइंट्स जो हैं वो नोट डाउन कर लिए होंगे। नेक्स्ट ट्यूसडे फिर हम लोग मुलाकात करेंगे इसी तरीके की एक गवर्नमेंट पॉलिसी के साथ, स्कीम के साथ। और हाँ, अगर आपको कोई स्कीम अगले ट्यूसडे को चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हो सकता है कि आपकी ही पॉलिसी हम अगले सेक्शन में या अगले सेशन में पढ़ा रहे हो, तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप किस गवर्नमेंट पॉलिसी को पढ़ना चाहते हैं। फिलहाल इस लेक्चर का पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम से मिल जाएगा। इसके अलावा आप ये टेलीग्राम जो समूह है, जो ग्रुप है, इस पे भी आप जुड़ करके हमसे ले सकते हो, और किसी अन्य चीज़ों के डिस्कशन के लिए आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। आशा करते हैं कि आप सब लोगों ने स्टडी IQ IAS हिंदी के प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे कि आपको ये सारे इवेंट्स जो हैं वो लगातार मिलेंगे। इसमें 2 इवेंट और ऐड हो चुके हैं, जो कि है गवर्नमेंट स्कीम्स, जो कि हम पढ़ाए हैं अभी आपको, और एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस। आपका समय शुभ हो। मुलाकात करेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।